नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जैन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में क्रम का सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति के प्रकार क्या क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे क्रम के पूर्ति वक्रों के बारे में, क्योंकि क्रम के पूर्ति वक्र किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रम के पूर्ति वक्रों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्ति होती क्या है। आपने सुना होगा पूर्ति यानी सप्लाई, जैसे मांग होती है वो अलग चीज होती है, तो पूर्ति क्या होती है वो आपको जानना जरूरी है। तो पूर्ति क्या होती है कि किसी फर्म या उत्पादक द्वारा, ध्यान देना बच्चों, किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु विशेष को विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहता है, तो वह क्या रहता है, वह पूर्ति कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु विशेष को विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहता है, वह पूर्ति कहलाती है। ठीक है, तो मैं आपको पूर्ति की डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु विशेष को विभिन्न कीमत स्तरों पर बेचने को तैयार रहता है, वह पूर्ति कहलाता है। तो आगे हो गए कि कोई भी उत्पादक होता है वो अपनी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, तो वह क्या कहलाती है, वस्तु की पूर्ति कहलाती है। तो पूर्ति बच्चों समझ में आगे हो गए। कभी कभी पूर्ति के बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है कि पूर्ति किसे कहते हैं या पूर्ति होती क्या है। तो समझ में आ गया पूर्ति किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु विशेष को विभिन्न कीमत स्तरों पर बेचने को तैयार रहता है, वह पूर्ति कहलाती है। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र की। पूर्ति वक्र क्या होता है कि पूर्ति वक्र, एक फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। ध्यान देना बच्चों, एक फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है, उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। तो जो फर्म का पूर्ति वक्र होता है वो उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। तो आपको पूर्ति क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन समझ में आ गई, और पूर्ति वक्र क्या होता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। तो हम बात करते हैं कि पूर्ति वक्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। फर्म के पूर्ति वक्र, तो दो होते हैं फर्म के पूर्ति वक्र। एक तो होता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दूसरा होता है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन पूर्ति वक्र के बारे में कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अल्पकालीन पूर्ति वक्र, अल्पकालीन पूर्ति वक्र को जानने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यदि फर्म, ध्यान देना बच्चों, यदि फर्म को कीमत के बराबर या से अधिक एबीसी हो, यानी वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर
या उससे अधिक होती है तो उस स्थिति में फर्म क्या करती है, अल्पकाल में उत्पादन जारी रखती है। ध्यान देना कि यदि फर्म को कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या अधिक होती है तो उस स्थिति में फर्म उत्पादन जारी रखती है। अगर कीमत कम हो जाती है एबीसी से तो उस स्थिति में फर्म क्या करती है, उत्पादन बंद कर देती है, उत्पादन बंद कर देती है। ठीक है, तो फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र वहां से शुरू होता है जहां एबीसी न्यूनतम होती है। तो इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए फर्म का पूर्ति वक्र एमसी के समान होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि क्या होता है। यदि फर्म को कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या बराबर प्राप्त होती है तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है तो उत्पादन बंद करेगी। तो मैंने क्या बताया है, यदि फर्म को कीमत, ध्यान देना बच्चों, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के से अधिक या बराबर प्राप्त होती है तो उस स्थिति में क्या होती है, फर्म उत्पादन जारी रखेगी। ठीक है, अगर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब मैं रेखा चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लो एक कीमत हो गई ओपी, ठीक है, जैसे मान लो ए हो गई एबीसी, ठीक है, ये मात्रा हो गई क्यू। तो ध्यान देना बच्चों कि इस स्थिति में क्या होगी, जो एबीसी है वो पी से कम है, यानी पी क्या है, ग्रेटर देन एबीसी है। ठीक है, तो इस स्थिति में फर्म क्या करेगी, उत्पादन जारी रखेगी। ठीक है, पहली वाली लाइन समझ में आ गई होगी। परंतु जैसे मान लो कीमत घटकर P1 हो जाती है, कीमत घटकर क्या हो गई, P1 हो गई जाएगी, तो इस स्थिति में क्या होती है कि P कम हो जाती है एबीसी की तुलना में। P क्या हो जाती है, एबीसी की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस समय क्या करेंगे, फिर अपना उत्पादन बंद कर देंगे। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए क्या है, एमसी वक्र हो गया। तो ये चित्र समझ में आया। ये चित्र का वर्णन मैंने यहाँ पे किया है। यदि फर्म को कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या बराबर प्राप्त होती है, देखो इस स्थिति में क्या हो रहा है, ओपी कीमत ओपी पर क्या होती है, एबीसी कम होती है और कीमत क्या होती है, जारी होती है। तो इस स्थिति में क्या होती है, फर्म अधिकतम उत्पादन जारी रखती है। ठीक है, परंतु कीमत क्या हो जाती है, जब कम हो जाती है, ठीक है, यानी एबीसी अधिक है और कीमत कम है, तो उस स्थिति में क्या करेगी, फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब रेखा चित्र ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र ध्यान देना, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र वहां से शुरू होता है जहां एबीसी न्यूनतम होती है। ध्यान देना, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र
वहां से शुरू होता है क्रम का अल्पकालिक पूर्ति वक्र वहां से शुरू होता है जहां औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी न्यूनतम होती है। तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहां से शुरू होगा? जहां पर एबीसी क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, तो जहां पर एबीसी न्यूनतम होगी वहां से क्या होगा? क्रम का अल्पकालीन पूर्ति वक्र प्रारंभ होगा। इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए, ध्यान देना, इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए क्रम का पूर्ति वक्र एमसी वक्र के समान होता है। ध्यान देना, क्रम का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहां से शुरू होता है? जहां एबीसी क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए क्रम का पूर्ति वक्र एमसी के समान होता है। यानी ध्यान देना बच्चों, अल्पकालीन पूर्ति वक्र, ध्यान देना बच्चों, ये अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत का वह भाग होता है जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यही क्या कहलाता है? अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र समझ में आ गया होगा आपके क्या कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत का वह भाग होता है जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि क्रम का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहां से शुरू होता है? जहां औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम होती है और इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए क्रम का पूर्ति वक्र एमसी वक्र के समान होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक रेखा चित्र बना के बताता हूं अच्छे से, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लो ये हो गई कीमत ओपी, ठीक है, ये हो गई एबीसी। ध्यान देना बच्चों, ये क्या है? एबीसी है। और ये क्या हो गया? एमसी वक्र। ठीक है ना, यानी ये क्या है? सीमांत लागत वक्र है और ये क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत। तो मैंने क्या बताया कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहां से शुरू होता है? जहां एबीसी न्यूनतम होती है। तो एबीसी कहां न्यूनतम है? इस बिंदु पर न्यूनतम है। देखो इस बिंदु पर न्यूनतम है, तो इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए पूर्ति वक्र का एमसी वक्र के समान होता है। ठीक है, ये एमसी वक्र के समान है। तो मैंने क्या बताया कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या है? सीमांत लागत। ये सीमांत लागत है ना, एमसी लागत। इस सीमांत लागत का वह भाग होता है जो एबीसी को न्यूनतम बिंदु पर काटा ना, आपस में काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। देखो ये काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। इसको मैंने थोड़ा मोटा कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो बच्चों, तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र आपके समझ में आ गया कि ये होता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या है? कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत का वह भाग होता है जो औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, मैंने रेखा चित्र में आपको मोटा करके दर्शा दिया है कि ये है अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो मेरे हिसाब से आपको अल्पकालीन पूर्ति वक्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की। तो बच्चों इनको आप नोट करते रहना, ठीक है ना। इस चित्र को भी नोट कर लेना और इसमें दर्शा देना कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या है। और मैंने 2 पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट भी लिखते रहना और पिछले वाला पॉइंट भी उतारते रहना। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन
पूर्ति वक्र। तो हम बात करते हैं दूसरे दीर्घकालीन पूर्ति वक्र के बारे में। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो देखो बच्चों, दीर्घकाल क्या होता है? बहुत लंबी अवधि होती है और इसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो उत्पादन में क्या है? परिवर्तन किया जा सकता है। तो दीर्घकाल में क्या होती है कि जो वस्तु की कीमत है अगर इसी से अधिक होगी, वस्तु की कीमत इसी से अधिक होगी तो उत्पादन क्या रहेगा? जारी रहेगा। अगर वस्तु की कीमत इसी से कम हो जाती है तो उत्पादन क्या करेगी? फर्म बंद कर देगी। तो ध्यान देना बच्चों, पॉइंट क्या है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिससे उनमें परिवर्तन करना संभव होता है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि दीर्घकाल बहुत लंबी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तन संभव होता है क्योंकि दीर्घकाल क्या होती है? बहुत लंबी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है। दीर्घकाल में यदि कीमत, ध्यान देना बच्चों, दीर्घकाल में यदि कीमत औसत परिवर्तनशील नहीं आएगा। यदि कीमत दीर्घकाल है तो दीर्घकाल में क्या होती है? औसत लागत ही होती है। ठीक है, तो यदि कीमत औसत लागत के बराबर या अधिक होती है तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। यदि कीमत औसत लागत से कम हो जाती है, औसत लागत से कम हो जाती है तो उत्पादन बंद कर देगी। समझ में आ गया होगा? ये वस्तु की कीमत औसत लागत के बराबर या अधिक है तब तक तो क्या करेगी? फर्म उत्पादन जारी रखेगी। अगर कीमत क्या हो गई? कीमत कम हो गई औसत लागत से तो वो फर्म क्या करेगी? उत्पादन बंद कर देगी। तो देखो बच्चों, मैं आपको चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मानो वस्तु की कीमत क्या है? ओपी है, ठीक है, और ये होगी औसत लागत ऐसी। ठीक है, तो इस बिंदु तक क्या है? फर्म उत्पादन जारी रखेगी। ठीक है, या इसको आप, ये तो बराबर हो गई। जैसे मान लो इसको आप कम करना चाहते हो, ठीक है ना, ये ऐसी बिंदु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होता है? फर्म उत्पादन जारी रखेगी क्योंकि फर्म को क्या है? लाभ प्राप्त हो रहा है। परंतु कीमत जैसे मान लो P1 हो गई यहाँ, तो इस स्थिति में क्या होती है? कीमत कम हो जाती है और औसत लागत क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो वो क्या होती है? फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम अच्छे से कि इसमें क्या है? ओपी कीमत पर तो क्या है? फर्म उत्पादन जारी रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? कीमत P औसत लागत से अधिक होती है। परंतु जब कीमत P1 हो जाती है तो इस स्थिति में क्या? फर्म उत्पादन बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है? कीमत औसत लागत से कम हो जाती है। तो इस प्रकार फर्म उत्पादन बंद कर देगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, ध्यान देना बच्चों, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत का
वह भाग होता है जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत एमसी वक्र का वह भाग होता है जो न्यूनतम औसत लागत को काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग होता है। तो एक क्या हो गया, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा कि जो औसत लागत है उसके न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत का वक्र का काटता हुआ ऊपर का भाग होता है। देखो, ये होगी वस्तु की कीमत, ओपी कीमत हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा एसी वक्र। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एमसी वक्र, इसको मैंने एमसी वक्र कह दिया। तो मैंने क्या बताया, पूर्ति वक्र क्या होता है कि एमसी वक्र का वह भाग होता है, यानी सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ, न्यूनतम बिंदु है, इस न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग होता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, मोटे रूप में आपको दर्शा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है। तो समझ में आया दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या है कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत का वह भाग होता है जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एमसी लागत का भाग होता है। तो वो क्या है, सीमांत लागत दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्रों के बारे में अच्छी से समझा दिया। ठीक है, और बच्चों आपके समझ में भी आया होगा, और इन चीज़ों को, वक्रों को आप उतारते रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके अच्छे से वर्णन, इनका अच्छे से वर्णन भी आपको करना है। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन पूर्ति वक्र मैंने आपको और अल्पकालीन पूर्ति वक्र मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, उत्पादन बंदी बिंदु। तो उत्पादन बंदी बिंदु, तो उत्पादन बंदी बिंदु को बोलते हैं इंग्लिश में शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। तो ध्यान देना कि अल्पकाल में क्या होता है, जो एमसी वक्र होता है वो एबीसी के न्यूनतम बिंदु को काटता है। ध्यान देना, तो यही भाग क्या होता है, उत्पादन बंदी बिंदु होता है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि अल्पकाल में एमसी वक्र यानी सीमांत लागत वक्र एबीसी को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यही बिंदु उत्पादन बंदी बिंदु होता है। आपको पता है कि अल्पकाल में क्या होता है, जो एमसी वक्र है वो एबीसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यही क्या होता है, उत्पादन बंदी बिंदु होता है। तो P बराबर एबीसी, ये क्या है, उत्पादन बंदी बिंदु है। बहुत सी बार एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है। ध्यान देना बच्चों, अल्पकाल में शट डाउन पॉइंट यानी उत्पादन बंदी बिंदु कौन सा होता है, तो P बराबर एबीसी होता है। दीर्घकाल में क्या होता है, जो सीमांत लागत वक्र है वो एसी के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। दीर्घकाल में
सीमांत लागत वक्र यानी MC वक्र AC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक है, न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यही बिंदु उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। तो दीर्घकाल में उत्पादन बंदी बिंदु क्या हो जाएगा? शट डाउन पॉइंट P बराबर AC। P बराबर AC ये क्या है? उत्पादन बंदी बिंदु है। तो मैंने आपको बच्चों उत्पादन बंदी बिंदु बता दिया कि आपको पता है कि अल्पकाल में क्या होता है कि जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत परिवर्तनशील लागत यानी ABC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यही न्यूनतम बिंदु क्या ABC का न्यूनतम बिंदु क्या होता है? उत्पादन बंदी बिंदु होता है। यानी P बराबर ABC उत्पादन बंदी बिंदु यानी शटडाउन पॉइंट होता है। और दीर्घकाल में क्या होता है कि MC वक्र है वो AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यही जो AC का न्यूनतम बिंदु होता है वही क्या होता है? दीर्घकाल में शटडाउन पॉइंट होता है यानी P बराबर AC होता है। तो मेरे हिसाब से आपको उत्पादन बंदी बिंदु अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवसर लागत की। देखो बच्चों, अवसर लागत के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अवसर लागत किसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि अवसर लागत क्या होती है। ठीक है, छोटे प्रश्नों में इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है कि अवसर लागत क्या होती है। तो अवसर लागत क्या होती है? साधन विशेष के वैकल्पिक प्रयोग के, ध्यान देना बच्चों, साधन विशेष के वैकल्पिक प्रयोग के अवसर के त्याग को ही अर्थशास्त्र में अवसर लागत कहते हैं। यानी अवसर लागत क्या होती है कि आप क्या करते हैं? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा का त्याग करते हैं वही क्या होती है? पहली वस्तु के लिए अवसर लागत होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, ध्यान देना, जिसको ट्रेनिंग में 25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर वो ट्रेनिंग के समय कोई कंपनी उसको ऑफर करती है, ठीक है, 30,000 रुपये में, ध्यान देना, 30,000 में ऑफर करते हैं कि आप ट्रेनिंग छोड़ के हमारी कंपनी में काम करने लग जाओ। तो वो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? 25,000 रुपये छोड़ के 30,000 की नौकरी करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगी? अवसर लागत हो जाएगी। उसने क्या किया? ट्रेनिंग का त्याग करके कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो ये क्या हो जाएगी? कंपनी को जब ज्वाइन किया तो वो क्या हो जाएगी? ट्रेनिंग की अवसर लागत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है? वैकल्पिक प्रयोग के अवसर के त्याग को ही अर्थशास्त्र में अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत बच्चों आपके समझ में आ गई होगी क्या होती है अवसर लागत। अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ। तो अर्थशास्त्र में सामान्य लाभ फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है कि सामान्य लाभ क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, लाभ का वह स्तर जहां फर्म स्पष्ट लागतों के साथ साथ अवसर लागतों को भी पूरा करती है वही सामान्य लाभ कहलाता है। ध्यान देना कि फर्म क्या करती है? स्पष्ट लागतें होती है ना, उसके साथ साथ जो अवसर लागतें हैं उनको पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है? सामान्य लाभ कहलाता है। तो सामान्य लाभ क्या हो गया? लाभ का वह स्तर जहां फर्म स्पष्ट लागतों के साथ साथ अवसर लागतों को भी पूरा करती है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। तो सामान्य लाभ आपके समझ में आ गया कि सामान्य लाभ क्या होता है कि लाभ का वह स्तर जहां फर्म स्पष्ट लागतों के साथ साथ क्या होती है? अवसर लागतों को भी पूरा करती है, सामान्य लाभ कहलाता है, उसे सामान्य लाभ कहते हैं। अवसर लागतों और स्पष्ट लागतों को पूरा करती है वो क्या कहलाता है? सामान्य लाभ कहलाता है। यानी लाभ अलाभ बिंदु क्या होता है? ध्यान देना, अगला है लाभ अलाभ बिंदु।
मतलब ऐसा बिंदु जहाँ फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यानी सामान्य लाभ की वह स्थिति, ध्यान देना बच्चों, सामान्य लाभ की वह स्थिति, सामान्य लाभ की वह स्थिति, सामान्य लाभ की वह स्थिति जहां सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र यानी MC वक्र औसत लागत वक्र को, औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो वो क्या हो जाती है, सामान्य लाभ की स्थिति, यानी लाभ अलाभ की स्थिति होती है। सामान्य लाभ की वह स्थिति जहां MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इधर ध्यान देना, रेखा चित्र में देखो बच्चों, ये मैंने रेखा चित्र बनाया, ठीक है, ये मैंने बना दिया OP, ये हो गया AR बराबर MR, ये हो गई मात्रा, ये हो गई कीमत और लागतें, ठीक है। तो ये हो गया AC वक्र, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया MC वक्र, उसको न्यूनतम बिंदु पर काटा, तो मात्रा कितनी हो गई OQ। तो इस स्थिति में क्या होता है, फर्म को सामान्य लाभ न तो लाभ प्राप्त होता है न ही हानि प्राप्त होती है। यानी TR कितना है टोटल, O, इसको मैं E बिंदु मान लेता हूं, तो TR कितना हो गया, O P E और Q। देखो O P E और Q, और TC भी कितना है टोटल, O P E Q, O P E Q, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये TR बराबर है TC। तो इस स्थिति में फर्म को क्या होता है, न तो लाभ प्राप्त होता है न ही हानि प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाता है, लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। तो बच्चों आपको अवसर लागत, सामान्य लाभ क्या होता है वो, और लाभ अलाभ बिंदु समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिक सामान्य लाभ, इसका एक पॉइंट और बच गया है। 3 पॉइंट तो ये हो गए, अवसर लागत, सामान्य लाभ और अलाभ बिंदु, ये तीनों आपके बच्चों समझ में आ गए होंगे अच्छी से। अब हम बात करते हैं अधिक सामान्य लाभ। अधिक सामान्य लाभ, अधिक सामान्य लाभ क्या होता है, लाभ का वह स्तर जहां फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है, वही क्या होता है, अधिक सामान्य लाभ होता है। यानी लाभ का वह स्तर, लाभ का वह स्तर जहां फर्म सामान्य लाभ से अधिक, सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है, अर्जित करती है, तो वह अधिक सामान्य लाभ, सामान्य लाभ कहलाता है। तो आपको पता चल गया है कि अधिक सामान्य लाभ क्या होता है, कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है, तो वो क्या होता है, अधिक सामान्य लाभ होता है। तो देखो रेखा चित्र में कैसे बनेगा, कि ये हो गई कीमत OP, ठीक है, और ये हो गई AC, और ये हो गया MC वक्र, इसने इसको यहाँ बिंदु पे काटा, ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गया OP, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया C, और ये बिंदु हो गया D। तो देखो टोटल TR कितना हो गया यहाँ, OPDQ, OPD और Q, OPD और Q क्या हो गया, TR हो गया, और TC कितनी हो गई, OCEQ, OCE और Q। तो आपने देखा है कि TR ज़्यादा है TC से, तो इस स्थिति में क्या होता है, फर्म को अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों आज का जो वीडियो है, मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि फर्म के
पूर्ति वक्र कौन कौन से होते हैं। तो क्रम के जो 2 पूर्ति वक्र है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा है उत्पादन बंदी बिंदु शटडाउन पॉइंट कौन कौन से होते हैं अल्पकाल में और दीर्घकाल में, उनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा सामान्य लाभ, अधिक सामान्य लाभ, अवसर लागत और लाभ अलाभ बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर